नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है लोकेश सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है जो आपको सपोर्ट करता है डिफेंस के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में और जल्दी से जल्दी आपके भविष्य को सुरक्षित करने में। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम CAPF के नोटिफिकेशन को लेकर। नो डाउट आप सबको शायद हो सकता है खबर हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। CAPF का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, UPSC इसे रिलीज़ कर चुका है। फॉर्म फिल करने की तारीख और सारी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। मैं जिन भी बच्चों ने आज शायद पहली बार ये इस फॉर्म के बारे में सुन रहे हैं या जानते हैं, उन सबको मैं सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करूँगा। एग्ज़ाम की डेट क्या है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाए, सिलेबस क्या है CAPF का और इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं जिनसे हम लोग तैयारी कर सकें। देखो, मैं सीधे सीधे ये मानता हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना पैसा बर्बाद करने की, कोचिंग्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी आप इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मैं या इवन मैं नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स और शायद मेरे से कहीं लाख गुना ज़्यादा अच्छे टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप लोग उनसे भी जाकर इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। बहुत अच्छा वो लोग पढ़ाते हैं, मैं भी भगवान की तरह से ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, तो आप लोग मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरे से बंद जाइए, पर प्लीज़ जहाँ से भी आपको जो भी बेस्ट मिलता है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए। खुले हाथों के साथ विद्या को अर्जित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये विद्या, ये ज्ञान ही आपको आपके भविष्य के निकट पहुंचाता है, आपको फ्यूचर में ऑफिसर बनने का मौका देता है, देश की सेवा करने का मौका देता है। तो प्लीज़ अपने दोनों हाथों को खुला रखिए ताकि ज्ञान आप तक आ सके, ज्ञान की देवी सरस्वती आप पर वर्षा कर सके ज्ञान की। तो प्लीज़ जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता है प्लीज़ उससे अर्जित कीजिए, पर ध्यान रखिए वो ज्ञान सही हो और सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाए, किसी के बहकावे में मत आ जाना। तो सबसे पहली चीज़, प्लीज़ कहीं पर भी पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग्स अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत कीजिए ज्वाइन। अगर आप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं ऑलरेडी कोचिंग कहीं से, तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने एग्जाम को लेकर। फाइनली UPSC ने CAPF का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। नॉर्मली इसे अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिलीज़ किया जाता था, बट नो डाउट अब ये मार्च का ऑलमोस्ट लास्ट हफ्ता ही है हमारा, तो उसमें इसको रिलीज़ कर दिया गया। जो एग्ज़ाम की डेट मतलब एप्लीकेशन बिगिन जो होगा वो आपकी आज की तारीख से मतलब शाम से हो चुकी है शुरुआत इसकी। लास्ट डेट जो है वो है 10/5। ध्यान रखिएगा 10/5 से पहले पहले आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि लास्ट डे में साइट हमेशा स्लो हो जाती है और कई लोग इस वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते। प्लीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, लड़के और लड़कियाँ सभी लोग ये फॉर्म फिल करना। कोई भी ये मत सोचो सर हम लड़कियाँ हैं या फिर सर हम करें या ना करें, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्म फिल करो। उसके बाद मेहनत करवाई जाएगी यार, रगड़ेंगे हम तुमको, बिना रगड़े के कोई भी फौजी नहीं बनता, तो हम भी तुमको यहाँ पर रगड़ेंगे ढंग से, तुम्हारी तैयारी करवाएंगे ढंग से। लास्ट फीस की जो डेट है वो 10/5 ही है। एग्ज़ाम डेट जो है वो है 7 अगस्त की। ध्यान रखना 7 अगस्त। नॉर्मली 7 और 10 अगस्त के आसपास ही आपका एग्ज़ाम पड़ता है हमेशा, तो इस बार 7 अगस्त आपकी डेट है एग्ज़ाम की। आपके पास एक ठीक ठाक टाइम है जहां पर आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट लगाओ दबाकर, जितने प्रैक्टिस सेट है अगर पहले से तैयारी करो। जो भी एडमिट कार्ड होता है वो 10 दिन पहले यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाता है। जो फीस है वो है 200 रुपये जनरल और OBC के लिए। SC ST के लिए कोई फीस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है और ना ही महिलाओं के लिए है। जो भी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर जा रही हैं, अप्लाई कर रही हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम ये सोचो यार, आपको सरकार मौका दे रही है कि आप लोग आओ, आप अपना दायित्व निभाओ देश के प्रति। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हम यहाँ पर पोस्ट की बात करें कि आखिर कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हैं, तो टोटल जो पोस्ट है वो 253 पोस्ट हैं। नो डाउट हर बार से इस बार थोड़ा सा पोस्ट कम है, पर फिर भी हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें केवल एक कुर्सी चाहिए, सिर्फ एक सीट चाहिए। हम उस एक सीट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एज की बात की जाए तो आपकी ग्रेजुएशन, आपकी जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। 20 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जिसमें आप सेलेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। BSF के लिए 66 पोस्ट हैं। BSF के लिए हर साल पोस्टें ज़्यादा ही आती हैं, ठीक है। CRPF के लिए यहाँ पर 29 है, CISF के लिए 62, ITBP के लिए 14 और SSB के लिए 82 पोस्ट हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे वरीयता उसके हिसाब से ही आपको क्या मिलेगा, पोस्ट डिफाइन की जाती है। इवन आप जब ट्रेनिंग पर जाते हैं उससे पहले भी आपके पास एक भारत सरकार का लेटर आएगा जहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस को देंगे इंटरव्यू से ठीक पहले, ये होता है।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ हर एक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम का इंटरव्यू दे। वो क्या मज़ा होता है यार एग्ज़ाम के इंटरव्यू देने का, आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ यूपीएससी के बोर्ड के सामने बैठने का जो तजुर्बा होता है, जो मज़ा मिलता है ना, वो सीरियसली आप बिल्कुल भी आप नहीं सोच सकते कि किस लेवल पर होता है। आपका वो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी बदल देता है, ये सच्चाई है। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिज़िकली एलिजिबल हो आप जो उन चीज़ों के लिए। तो फिज़िकली एलिजिबल कैसे होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157, चेस्ट फीमेल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लड़के हैं उनके लिए 81 से 86, मतलब नॉर्मल चेस्ट 81 और जब आप सीना फुलाते हैं, सांस भरते हैं तो आपकी 86 होनी चाहिए। 100 मीटर की रनिंग जो 16 सेकंड में और महिलाओं के लिए 18 सेकंड में, ठीक है। 800 मीटर की भी यहाँ पे रेस है जो 3 मिनट 45 सेकंड में और महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर्स पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 मीटर। शॉर्टपुट भी होगा 7.62 kg का, ये 4.5 मीटर का होता है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये एलिजिबल ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोग अगर फिजिकली आपको लगता है कि आप थोड़ा वीक हो, आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और मैं हमेशा कहता हूँ जो भी लोग तैयारी करें यार, एटलीस्ट सुबह उठो, कम से कम कुछ नहीं तो 6 बजे तक तो उठ ही जाओ यार। एटलीस्ट एक रनिंग पार्क आपके आसपास जो भी है उसमें एक रनिंग तो करो, कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ो, 2 किलोमीटर दौड़ो यार, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक मेडिटेशन का काम करता है जो आप रनिंग करते हो। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और प्रोसेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न और प्रोसेस। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बिना भाई आप शेर की गुफा में घुसने जा रहे हो, और शेर की गुफा में घुसने से पहले अगर आपको पता ही नहीं है उस गुफा में खतरा किस तरीके का है, शेर अंदर क्या है, बूढ़ा है या जवान है, आपको पता ही नहीं, तो भाई घुसने से पहले कम से कम पता तो कर लो जिस गुफा में आप घुस रहे हो वो शेर की है किसी और जानवर की है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है भाई। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना एग्ज़ाम पैटर्न और प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये ही है आपका तरीका जो सिलेक्शन का यहाँ तक आपको पहुँचाएगा, जो आपको मेरिट में लेकर आएगा। तो सबसे पहले स्टेज 1 है जहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पेन पेपर मोड पे ये एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटराइज नहीं होता, ध्यान रखना। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम होगा पेपर 1 और पेपर 2, ध्यान रखना, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो बीच में करीबन 2 घंटे का गैप मिलेगा आपको, ठीक है। पेपर 1 पहले होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, और पेपर 2 का जिसमें एस्से राइटिंग और इंग्लिश का आपका होता है कंप्लीटली, ठीक है। लगभग अब तो लेवल इन्होंने आईएएस जैसा ही कर दिया, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लो। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। जो भी लोग यहाँ पे पेपर 1 में क्लियर हो जाते हैं, मतलब टायर 1 जो स्टेज 1 है वो से क्लियर कर लेते हैं, उनका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। जो भी सेंटर्स होते हैं सीआईएसएफ सीआरपीएफ के, वहाँ पे इनको भेजा जाता है, वहाँ पे जाकर आपको अपना फिजिकल टेस्ट देना होता है। वहीं पर आपका मेडिकल भी होगा, ध्यान रखना, फिजिकल और मेडिकल दोनों सेम डे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो लोग क्लियर करते हैं उन लोगों का होता है इंटरव्यू। वो सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनको यूपीएससी का मुँह देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, देखो यार ये चीज़ पता होनी चाहिए, पेपर 1 जो होगा उसमें आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि 0.33 की यहाँ पे क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। वही 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 0.667 आपका होता है डिडक्शन, अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग का। पर अगर आपने पेपर 1 क्लियर नहीं किया, उसके हिसाब से कट ऑफ क्लियर नहीं की, तो आपका सेकंड पेपर भी चेक नहीं किया जाता। सेकंड पेपर एक्चुअल में देखा जाए तो केवल क्वालिफाई होता है एक तरीके से, सिर्फ उसे क्लियर करना होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए जितने भी मार्क्स हैं उसका 33% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। ये इसका एक सिंपल क्राइटेरिया है। बट आपको पेपर 1 में क्या करना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा, ध्यान रखना, मेरिट में आना पड़ेगा, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। अब जरा पेपर पैटर्न को जान लेते हैं, क्या है पेपर किस तरीके से होता है। तो पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो मैंने आपको बताया, जनरल एबिलिटी, यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के या मैथ के या कंबाइन मिलाकर, मतलब 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे। उसमें आपके कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 7-8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होंगे, जो ईजिली आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। करीबन एसएससी लेवल का वो मैथ होता है, रीजनिंग होता है। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, 250 नंबर का पेपर। मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन कितने 2 नंबर का होता है, ठीक है। कुल 2 घंटे का ये पेपर होगा। सेम पेपर 2 की बात करते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव हो, कंप्लीटली रिटर्न बेस पे पेपर है, पेन पेपर मोड पे। आपको अच्छी खासी यहाँ पे स्पीड चाहिए, ठीक है। जनरल स्टडीज़ लेवल पर अगर यहाँ पे देखा जाए, बात की जाए तो यहाँ पे एस्से राइटिंग आती है। कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर अब बात होती है, डू एंड डू नॉट्स,
ठीक है, ग्रामर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। 6 क्वेश्चंस यहाँ पे नॉर्मली आपके आते हैं, पर ये 200 नंबर का पेपर होता है और 180 घंटे मतलब 3 घंटे का ये पेपर होता है जो यहाँ पर चलता है। ध्यान रखिएगा, पेपर 2 ये केवल और केवल क्वालिफाई है, इसमें आपको केवल और केवल क्या 33% नंबर लाने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको मेरिट क्लियर करनी ज़रूरी होती है। अब जरा सिलेबस के बारे में जान लें भाई, सिलेबस पता तो चले कि आखिर कौन से अस्त्रों को हमें तराशना है, ठीक है, कौन से अस्त्रों को तराशना ये तो पता चले। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी जनरल मेंटल एबिलिटी वाली की, ठीक है। तो पेपर 1 में ही अभी हम लोग बात करें, पेपर 1 में अगर बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग आएगी आपकी, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं वो सब यहाँ पे आता है। इसके अलावा जनरल साइंस की बात करें तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये वाला पार्ट रहेगा ही रहेगा, बेसिक है, हर जगह रहता है। पर आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, और यहाँ पर शायद दिया नहीं गया है तो यहाँ पर सीधे सीधे बोला जाए तो आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना, डिफेंस टेक्नोलॉजी और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इनके ऊपर भी ध्यान देना है, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान देना है। करंट इवेंट जितने भी होंगे, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस के अराउंड करंट अफेयर बनता है, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस के अराउंड यहाँ पे आपका करंट अफेयर बनेगा। हर एक फील्ड से करंट अफेयर पूछा जाता है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है उनको लेकर, गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज, ये सब कुछ यहाँ पर आएगा। स्पोर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक में जो भी कुछ चल रहा है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपको करंट अफेयर में तो एकदम बिल्कुल महारत हासिल करनी है। एटलीस्ट कोशिश करो कि आप 12 महीने का, एग्जाम से पहले के जो 12 महीने का है, 1 साल का करंट अफेयर उससे अच्छे से कवर कर लो, और मिनिमम 8 महीने का करंट अफेयर तो भाई कवर कर ही लो। अगर अगस्त में एग्जाम है तो उससे पहले का कम से कम नवंबर से लेकर अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर देख लो। अगस्त का तो बनता है, बनेगा ही नहीं करंट अफेयर, उससे पहले तक का जितना करंट अफेयर वो सब कुछ देख डालो, अच्छे से पढ़ डालो उसे। अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, तो नो डाउट इंडियन इकोनॉमिक्स में देखो, पॉलिटी में कुछ भी शॉर्टकट जैसा नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिटी में कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ सकता है आपसे, तो किसी भी पार्ट को आप छोड़ो मत। कभी एक टाइम हुआ करता था जब स्टेट और सेंट्रल रिलेशन से क्वेश्चन कम बनते थे, पर आज के टाइम पर देखो दबाकर क्वेश्चन बनते हैं उससे, ठीक है। एक टाइम पर पंचायती राज से पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछता था, अब पंचायती राज से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि पॉलिटी में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक चीज़ खास है कि इकोनॉमिक्स का जितना भी टॉपिक होता है या जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, उनमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस होता है। करंट अफेयर का पार्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, ठीक है। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, नीति आयोग क्या स्टेप्स ले रहा है, किस तरीके के काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करेंगी, आपके ऊपर असर डालेंगी। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में ऑलमोस्ट आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिकल डांसेस को लेकर, फोक डांसेस को लेकर, ठीक है, पेंटिंग्स को लेकर, म्यूज़िक को लेकर, आर्ट का जितना क्वेश्चन बनेगा इससे, वो प्लीज़ ज़रूर आता है। और यहाँ पर ML सिंधवी की जो बुक है, ठीक है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर यहाँ पर क्या करना, कंसीडर करना, ठीक है। तो सॉरी, सिंघानिया की जो बुक है, आई एम रियली सॉरी, सिंघानिया की जो बुक है, प्लीज़ उसको ज़रूर कंसीडर करना, क्योंकि वो बुक से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप आराम से उसे अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा जिनको आप फॉलो कर सकते हो, उन वेबसाइट्स के थ्रू भी आप अपने आंसर्स अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। फिर इसके अलावा बात की जाती है अगर इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी की, तो भाई इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी फिजिकल वाला जो पार्ट है आपका, अर्थ के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। पर इसमें इंडिया वाले पार्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा प्लीज़। इंडिया वाले पार्ट को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, जितना हो सके अच्छे से इन डेप्थ उसको पढ़ के जाना। और वर्ल्ड का जो फिजिकल वाला जो पार्ट है, प्लीज़ उसे भी अच्छे से कंसीडर करना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपने सुना होगा SS ओझा का एक चैनल है ज्योग्राफी का, अब तो सर की जो प्रोफेसर साहब हैं उनकी डेथ हो चुकी है, पर उनके चैनल पर जो वीडियोस हैं वो अल्टीमेट लेवल के हैं। वहाँ से अगर आप ज्योग्राफी कवर करते हो ना, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप UPSC के मेंस में भी अगर ज्योग्राफी ले लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, ये रियलिटी में बता रहा हूँ। देखो मैं खुद यूट्यूब चलाता हूँ, मैं खुद यूट्यूब पर लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ, पर मैं खुद दूसरे यूट्यूब चैनल्स को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है, यार मैंने उनको देखा है। SS ओझा सर की नॉलेज, मतलब हमारी नॉलेज ज्योग्राफी में केवल 1% है, तो उनकी नॉलेज मतलब 1000 टाइम है यार।
मैं इस तरीके से कंसिडर करता हूँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा पूजनीय है, तो प्लीज़ आप ज्योग्राफी में उनको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे एस्से राइटिंग आती है। एस्से राइटिंग में देखो यार, करंट इवेंट जितनी भी चल रही हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन बनता है। हर कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशन क्या है, इस तरीके के जो एस्से होता है वो ज़रूर आता है, ठीक है। और भी यहाँ पे एस्से बनते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को लेकर पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी प्रेजेंट में अभी आजकल जो सिनेरियोज चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। आजकल एथिकल एस्से बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने यूपीएससी के ने अभी अचानक से ट्रेंड अपना चेंज कर दिया, तो अगर आप उसको ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाएगी। आप लोग इसके लिए एक निशांत जैन की बुक है, उसे कंसीडर कर सकते हो। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है, या फिर परीक्षा मंथन की किताब है, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। अगर इंग्लिश वाला जो पार्ट आता है इसमें उसकी बात की जाए, देखो ऐसे तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही आप ऐसे कर सकते हो, पर जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, उसको तो आप हिंदी में नहीं कर सकते ना। तो इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रेसी राइटिंग आता है, ठीक है। डेवलपिंग द काउंटर आर्गूमेंट आता है, तो यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था डू एंड डू नॉट्स, वो एक्चुअल में काउंटर आर्गूमेंट वाली बात थी। इसके अलावा सिंपल ग्रामर रूल्स आते हैं आपके, वो सब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। मतलब एक तरह से लैंग्वेज टेस्ट जो होता है आपका, वो यहाँ पर कंप्लीटली किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के ऑलमोस्ट ये समझ लो आपको इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है 3 घंटे में, जितना आप नॉर्मल एक आईएएस के एग्ज़ाम में लिखते हो। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो एसएससी की, डिफेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई सोच लो कि तुम्हारी लड़ाई किन लेवल पर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीरियस होकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करो बढ़िया से, और एक बार में फोड़ डालो, बिल्कुल दिखाओ कि हाँ हमने कुछ किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं बुक्स लिस्ट की, कौन कौन सी बुक हैं जो आपको कंसीडर करनी है अपने एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग और मैथ को लेकर। तो देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे हार्डली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 10 से 15 तक बन सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल की बुक उठाओगे, वहाँ पे आपको दे रखा है सब कुछ। मैथ अगर आपकी अच्छी है तो आप रीजनिंग भी आराम से निकाल लोगे, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के ऑलमोस्ट 15 में से 10 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है। बेबी क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जनरल साइंस की, तो यहाँ पे महेश वर्णवाल, जो लोग अगर हिंदी में है तो उनको मैं बता दूं, महेश वर्णवाल की एक बुक है, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो, जहाँ पे उन्होंने क्लास 6 से लेकर 10 तक का जो साइंस है उसे कंपाइल करके बुक में डाल रखा है। बहुत अच्छी बुक है, उसे कंसीडर कर सकते हो। या फिर लूसेंट की जो साइंस की बुक आती है, स्पेसिफिक साइंस की बुक आती है, आप उसे कंसीडर कर सकते हो। उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे रखी हैं, पर करंट के हिसाब से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, स्पेस टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। इसरो क्या कर रहा है, DRDO क्या कर रहा है, डिफेंस में कौन सी नई तोप आ गई है, ठीक है। होविज़र तोप किसके लिए है, भीष्म टैंक क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होगा, और ये करंट अफेयर का भी एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत, नो डाउट लक्ष्मीकांत बेस्ट है। इसके अलावा आप लोग NCERT की 11th-12th वाली किताब भी पढ़ सकते हो, अगर टाइम है तो बिल्कुल पढ़ो, अगर नहीं है टाइम तो प्लीज़ आप महेश वर्णवाल आप लक्ष्मीकांत की तरफ मूव कर जाइए। और अगर आपके पास कहीं से लिखे हुए नोट्स मिल जाते हैं, किसी कोचिंग के, दृष्टि IAS के मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री पर स्पेक्ट्रम बुक आप ध्यान दीजिए, स्पेक्ट्रम बुक बेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप कोई और बुक कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठाइए और वहाँ से शुरू कर दीजिए। NCERT में बात की जाए तो 9th, 10th, 11th, 12th आपको ये सारी ही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, तो सेम वही चीज़, ओल्ड NCERT को देखो, और इसके अलावा RS शर्मा या फिर सतीश चंद्रा की बुक आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे शंकरन गणेश की आप लोग बुक कंसीडर कर सकते हो, या फिर दृष्टि IAS के अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, तो वो भी आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड जो नोट्स हैं वो उनको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। क्लास नोट्स हैं, या फिर अगर किसी के पास दृष्टि IAS की बुक है तो आप प्लीज़ उसको कंसीडर कर लो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कवर करने में थोड़ी आसानी हो जाए। पर नोट्स देख कर लेना, अगर क्लास नोट्स है तो प्लीज़ देख कर लेना, कहीं ऐसा ना हो बीच में कोई टॉपिक या फिर कहीं से कोई पेज मिसिंग हो, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो न्यू NCERT और इसके अलावा महेश वर्णवाल कॉस्मोस जो पब्लिकेशन है, उसमें महेश वर्णवाल की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, इमेजेस के साथ बहुत अच्छा बताया गया है, आप उस बुक को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, और इसके अलावा SP बख्शी की आती है। किसकी आती है? SP बख्शी की आती है। तो प्लीज़ आप लोग SP बख्शी भी यहाँ पर देख सकते हो।
ठीक है, एसपी बख्शी बेस्ट है अपने आप में। और हाँ भाई, जिन लोगों का हिंदी बैकग्राउंड है, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, अपने साथ धोखा मत करना। प्लीज़ इंग्लिश को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, और हो सके तो कम से कम डेली एक न्यूज़पेपर तो भाई पढ़ना ही शुरू कर दो। प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। किसी यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ो, किताब अपने हाथ में पकड़ो इंग्लिश की और उसे पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं आएगी अंग्रेजी भाई, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। उसे तुम लैंग्वेज मत बनाओ, लैंग्वेज बैरियर मत बनाओ, उसे सिर्फ ये समझ लो कि तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट को समझ के उसे पढ़ो और कुछ मत करो। ठीक है, इतना ही करो और कुछ मत करो भाई, सब्जेक्ट की तरह से पढ़ो ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके, और कुछ नहीं करना। कई स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं सर हम तो हिंदी बैकग्राउंड से, हमें ये इंग्लिश वाला पेपर सेकंड पेपर हम कैसे करेंगे? भाई बिल्कुल कर सकते हो। तुम्हें कोई वहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनना, तुम्हें वहाँ पे कोई इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी, तुम्हें एमफिल नहीं करनी, समझे? तुम्हें बेसिक ग्रामर के रूल पता होने चाहिए, तुम्हें कम से कम लिखना आना चाहिए अपने शब्दों को इंग्लिश में। तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लेना और पीछे मत हटो, अपने कदमों को पीछे मत हटाना इस चीज़ को देखकर। अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया निशांत जैन की एक बुक है। इसके अलावा परीक्षा मंथन की बुक आती है हिंदी में ऐसे राइटिंग को लेकर, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। अच्छी बुक है और बहुत अच्छे ऐसे मिल जाते हैं, अपडेटेड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर आपको एटलीस्ट 12 मंथ का कवर कर लो। अगर नहीं आपके पास इतना टाइम है तो प्लीज़ 8 महीने का करंट अफेयर आप मिनिमम कवर करना ही पड़ेगा, इससे कम में बात नहीं बनेगी। करंट अफेयर को जितना ज़्यादा सेग्रीगेट करके, जितना ज़्यादा आप पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट के बेसिस पर आप उसको डिवाइड करके सेग्रीगेट करके अगर कर सकते हो तो यार तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ ऐसा करो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ भाई, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जो भी अपडेट होगा, जो भी नोट शेयर करूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं, आपकी वोकैब वहां पे शेयर करता हूं। वोकैब के अलावा जो भी करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं वहां पे सेंड करता रहता हूँ। किसी भी फालतू की चीज़ को हम लोग टेलीग्राम पे शेयर नहीं करते, ना ही कोई प्रमोशन करते। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए। स्कोर बेटर इन एग्जाम, आपको बस इतना डालना है, आपको हमारा डिफेंस वाला टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कीजिए। और प्लीज़ पानी को बचाइए, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपनी भारत माता को, अपनी माता को, मातृ देवी को बचाइए। और प्लीज़ पेड़ों की रक्षा कीजिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन। और प्लीज़ अपने भाई बहनों दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी हमसे आकर जुड़ सकें, उनको भी मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छी जानकारी दे पाऊँ ताकि वो लोग भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम था लोकेश सिंह, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।